हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि आपका 10 क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर है। उसी का जो है ये तीसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 3 है। इससे पहले जो है हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का। जो भी उन दोनों वीडियो को नहीं देखें, प्लीज आप लोग जाइए, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। ये आपका तीसरा वीडियो है, ठीक है। एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था पार्ट 1 पार्ट 2 में, फिर हम लोग जो है चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हम लोग सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़े थे, फिर प्रकाश के गुण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, आपको बताया भी थी कि आपतित किरण जब आती है, आने के बाद किसी सतह से टकराती है और कुछ नियमों का पालन करते हुए फिर जो है वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो इसी घटना को, इसी इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका 2 नियम होता है, वो भी मैंने आपको बताया था कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, ये तीनों आपका एक ही सतह पर होगा। और जो आपका आपतन कोण है और परावर्तन कोण है, ये दोनों हमेशा हमेशा बराबर होगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन का आपको डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से बताया था, आप लोग आराम से देख सकते हैं। फिर चलिए हम लोग आगे देखे थे प्रकाश स्रोत के बारे में, यानी कि जहां से प्रकाश जो है उत्सर्जन होता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक मानव के द्वारा होता है, एक प्रकृति द्वारा होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छा डिटेल्स में जो है उसके बारे में बताया था। फिर हम लोगों ने किरण के बारे में पढ़ा था, किरण पुंज के बारे में पढ़ा था, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि आप सारी किरण पुंज जो कि फैलता हुआ प्रतीत होता है, वही अभिसारी जो कि सिकुड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका सिकुड़ रहा है। वही हम लोगों ने देखा था समांतर किरण पुंज, जो कि हमेशा समांतर रहता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के किरण पुंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने जो है पार्ट 2 में पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ा, जहां पर पारदर्शी का मतलब क्या हो गया कि वह वस्तु जिससे प्रकाश जो है आर पार हो जाता है, बिल्कुल आर पार हो जाता है एकदम, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। और पारभासी मतलब क्या हो गया कि बिल्कुल आर पार ना हो, कुछ कुछ वापस हो जाता है। जैसे अगर तेल लगा हुआ कागज को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको आर पार एकदम धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये आपका हो गया पारभासी, ये हो गया आपका पारदर्शी, ठीक है। और अपारदर्शी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है पूरा जितना भी प्रकाश होता है उसको बिल्कुल वापस कर देता है, एकदम एक किरण को भी पार होने नहीं देता है, इसीलिए हम लोगों को जो है वो चीज नहीं दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपारदर्शी पदार्थ के बारे में भी आपको डिटेल्स में पढ़ाया था पार्ट 2 में, तो प्लीज आप लोग जाकर के देखिए। प्रकाश का परिकिरण के बारे में मैंने बताया था आपको कि जैसे हम लोग रूम में बैठे हुए हैं, अब सूर्य का रोशनी आया और रूम में भी रोशनी करता है, तो क्यों करता है, क्योंकि प्रकाश का परिणन के कारण। प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, कोई भी कण पर अगर कोई भी प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश को जो है फैला देता है, ठीक है। तो यही आपका प्रकाश का परिकिरण है। इसी घटना को, इसी इंसिडेंट को, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरण बोलते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल्स में बताया था। फिर हम लोगों ने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। तो मैंने आपको दोनों के बारे में डिफरेंस भी बताया था कि देखिए ये है आपका वास्तविक, ये है आपका काल्पनिक। काल्पनिक इसको क्यों बोलते हैं, इसको वास्तविक क्यों बोलते हैं, मैंने आपको डिटेल्स में इसके बारे में भी बताया था, ठीक है। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्पण इस चैप्टर में, क्योंकि हम लोग दर्पण ही पढ़ने आते हैं, ठीक है। दर्पण टोटल 2 प्रकार का होता है, एक आपका समतल, एक गोलीय। तो समतल दर्पण में तो बहुत ही आसान है, गोलीय दर्पण में फिर 2 दर्पण होता है, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे अवतल दर्पण को पढ़ने का, ठीक है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका उसको भी हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज आप लोग अंत तक जुड़े रहें, और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जम करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दर्पण, आपको अगर एग्जाम में पूछ दे दर्पण होता क्या है, तो आपको सिंपली डिफरेंशियल यही लिखना है, वह परावर्तक सतह। परावर्तक मैंने यहाँ पर क्यों यूज किया है, क्योंकि दर्पण क्या करता है, मान लेते हैं यहाँ पर आप कोई प्रकाश, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास टॉर्च है, तो जब आप प्रकाश यहाँ पर जलाइएगा तो ये दर्पण क्या करेगा, उसको फिर वापस कर देगा, ठीक है। प्रकाश को क्या करता है, वापस कर देता है। तो दर्पण क्या होता है बेसिकली कि परावर्तन होता है। परावर्तन कैसे हुआ, तो मैंने आपको परावर्तन का घटना बताया था कि कोई प्रकाश आया, तो इधर से आया और इधर से फिर उसी में चला गया, यानी कि वही माध्यम में चला गया। माध्यम में मैं क्या बताया था, वायु माध्यम होता है, हवा माध्यम होता है, ठीक है, जल माध्यम होता है। तो कोई भी चीज को माध्यम बोलते हैं, तो वही उसी माध्यम से आया, यानी कि वायु से आया, फिर वायु में ही चला गया, ठीक है। तो वही आपका हुआ परावर्तन, यानी कि देखिए इस पार से इस पार नहीं आया, सीधा क्या हुआ, यहीं से फिर वापस हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि प्रकाश यहाँ आया, यहाँ से फिर सीधा यहाँ आ गया, इस पार नहीं आया। इस पार अगर आ जाता तो फिर ये आपका परावर्तक सतह लिखा हुआ नहीं रहता, ठीक है। तो परावर्तक सतह क्या हो गया, वह परावर्तक सतह जो कि प्रकाश के अधिकतम भाग को, अधिकतम भाग का मतलब क्या हो गया, लगभग 99% भाग को जो है परावर्तित कर देता है, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, शीशा जो है एक तरफ पेंट किया हुआ हो या फिर चिकनी सतह,
एग्जाम्पल में, ठीक है। तो दर्पण आपको समझ में आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक नोट देख लीजिए। दर्पण बनाने के लिए जो है शीशा, कांच तथा चिकनी सतह का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दर्पण बनाने के लिए शीशा, कांच तथा चिकनी सतह का उपयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। पूछा गया प्रश्न आपका, एक आपका समतल दर्पण, एक आपका गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जो पूर्ण रूप से समतल हो उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। सिंपल सा, वह दर्पण जो कि पूर्ण रूप से समतल हो। आप समतल क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए पूर्ण रूप से आपका समतल है, ठीक है। वहीं पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये आपका दर्पण है जो कि पूर्ण रूप से समतल है, तो ये हो गया आपका समतल दर्पण, ठीक है। अब समतल दर्पण में होता क्या क्या है, इसका प्रकृति क्या क्या होता है, यानी कि इसका गुण क्या क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, इसको समझिए, फिर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, समतल दर्पण में क्या लिखा हुआ है, जितनी आगे दर्पण से वस्तु को रखी जाती है, प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर समझिए, देखिए ये आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, वस्तु, ठीक है। तो पॉइंट क्या था, जितनी आगे दर्पण से वस्तु को रखी जाती है, इसका मतलब है कि ये आपका दर्पण है और ये आपका जो है वस्तु है, ठीक है। तो अगर इसके बीच की दूरी मान लेते हैं अगर 2 मीटर होगी, तो इसका कहना ये है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मतलब क्या हो गया, यानी कि ये जो दूरी होगा आपका इमेज, ये इमेज मतलब है प्रतिबिंब, इमेज का मतलब हो गया प्रतिबिंब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु। तो अगर यहां पर कहा जा रहा है कि दर्पण से आगे जितनी भी दूरी पर अगर आप वस्तु को रखेंगे, मान लेते हैं 2 मीटर, तो प्रतिबिंब भी जो है उतना ही पीछे बनेगा, मतलब वही 2 मीटर, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई। यानी कि अगर आप 3 मीटर दूरी पर अगर प्रतिबिंब मतलब कि वस्तु को रखते तो उसका प्रतिबिंब जो है उसी का पीछे बनता, लेकिन कितना दूरी पर, वही 3 मीटर दूरी पर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दूरी होगा आपका हमेशा इसके बराबर हमेशा होगा, ठीक है। यानी कि आपका ये जो वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी क्या बोलते हैं, यानी कि जो आपका अभिलंब है, दर्पण से लेकर के वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब दूरी हो गया दर्पण से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। तो जितना वस्तु दूरी होगा उतना प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी अगर होगा 4 मीटर तो प्रतिबिंब दूरी भी आपका 4 मीटर होगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि जितनी आगे दर्पण से वस्तु को रखी जाती है, प्रतिबिंब जो है दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। मतलब देखिए यहाँ पर हम लोग वस्तु को रखे हैं, यहाँ पर 3 मीटर दूरी है तो यहाँ पर भी 3 मीटर दूरी है, यहाँ पर अगर 50 मीटर है तो यहाँ पर भी 50 मीटर है। तो चीजें समझ में आ गई। जितनी आगे आप वस्तु को रखेंगे दर्पण से, प्रतिबिंब भी जो है उतना ही पीछे, मतलब कि पीछे, आगे नहीं पीछे, ये आपका आगे हो गया तो ये आपका पीछे हो गया, तो प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही दूरी पर, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट कहा कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के आकार का मतलब मान लेते हैं इसका जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है, ठीक है, इसका जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो इसका मतलब है कि जितना बड़ा आपका वस्तु रहेगा, 2 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर लंबाई, जितना आपका जो है वस्तु रहेगा उतना ही आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। मान लेते हैं आप यहाँ पर 5 फीट का है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना फीट का बनेगा, 5 फीट का ही बनेगा। यहाँ पर 2 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई का बना है, तो यहाँ पर भी 2 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई बनेगा। यानी कि इसका जो आकार रहेगा, जितना ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो भी रहेगा उतना ही आकार जो है प्रतिबिंब का रहेगा। यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार जो है हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक और सीधा। अब काल्पनिक और सीधा क्यों होता है, तो मैंने आपको कल यानी कि जो पार्ट 2 बनाया था उसमें बताया भी थे कि काल्पनिक किसको बोलते हैं, वास्तविक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए काल्पनिक का मतलब बेसिकली होता है कि हम लोगों को रियल में जो है ना, मतलब कि वास्तव में ऐसा ये रियल में मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता। ये क्या होता है, हम लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है। वास्तविक में क्या होता है, जैसे कि ये रे आया, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया और ऐसे करके मिल करके ऐसे एक दूसरे को जो है काट दिया, तो यहाँ पर रियल में मिला, तो इसको बोलते हैं वास्तविक। जैसे कि मैंने आपको कल यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया था कि देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये दोनों वास्तव में मिला है, यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा तो ये वास्तव में मिला है, तो इसको क्या बोल दिए, वास्तविक। और काल्पनिक में क्या हो गया, काल्पनिक में देखिए हम लोग बूंदा 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 दे करके लेके गए हैं, उसके बाद यहाँ पर मिलाए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, काल्पनिक, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए बूंदा 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 करके लेके गया है, यहाँ पर भी बूंदा बूंदा लेके गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका काल्पनिक है। अब काल्पनिक क्यों है, तो क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा तो ये आपका वस्तु रखा हुआ था, वस्तु से जो है प्रकाश आया, प्रकाश आने के बाद फिर जो है टकरा करके इधर आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा तो देखिए धीरे धीरे आपका फैलता जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। तो आप बताइए प्रतिबिंब का हम लोगों ने कल कंडीशन क्या पढ़ा था कि प्रतिबिंब तब तक नहीं बनेगा जब तक 2 किरण नहीं मिलेगा। अगर 2 किरण नहीं मिलता है, यहाँ पर देखिए अगर 2 किरण नहीं मिलता है तो प्रतिबिंब आपका नहीं बनेगा।
अब यहाँ पर आप बताइए हमको, यहाँ पर बताइए कि ये दोनों किरण जो है आपस में इधर कभी भी मिलेगा? अब कितना भी लंबा लाइन खींच लीजिए, इधर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जब इधर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि हम लोगों को कहीं मिलाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। बस इसीलिए जो है हम लोग इसका उल्टा साइड में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर ये उल्टा साइड जाता, इस तरह करके जाता, तो 100% यहाँ पर आकर के मिलता। ठीक है, इसी को बोलते हैं काल्पनिक। तो यहाँ तीसरा पॉइंट आपका यही है कि प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। और मैंने आपको कहा भी था कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वो क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। ठीक है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि जब प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होगा तो वो हमेशा सीधा होगा। तो ये सबसे पहले तो आपको काल्पनिक समझ में आ गया। काल्पनिक क्यों है, तो क्योंकि ये जो है आपका किरण जो है इधर जा रहा है और इधर आपका कभी किरण मिलेगा नहीं, तो इसका हम लोगों को उल्टा साइड लेना पड़ेगा, और उल्टा साइड जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, ये हो गया काल्पनिक। अब सीधा कैसे होगा, तो देखिए मान लेते हैं हम लोग एक अनुमान थे, अगर एक लाइन फाड़ देंगे, यहाँ पर अनुमान एक लाइन फाड़ देंगे, तो आप देखिए इमेज जो है आपका, जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वो भी ऊपर में है, और जो आपका प्रतिबिंब है वो भी ऊपर में है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे सीधा। और उल्टा का मैंने आपको डेफिनेशन कल क्या बताया था, अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा उल्टा का, तो देखिए आपका वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बना है। मतलब क्या हो गया, इस लाइन की आपका ये जो लाइन है आपका, ये लाइन ध्यान से देखिए, इस लाइन का नीचे आपका प्रतिबिंब बना है, ये उल्टा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो देखिए वो आपका ये वस्तु हो गया और प्रतिबिंब आपका ऊपर, यानी कि ये लाइन के ऊपर आपका बना है, प्रतिबिंब भी और वस्तु भी ऊपर में ही है, तो ये हो गया सीधा। ठीक है, चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि इस लाइन का, एक लाइन हम लोग अगर अनुमान में एक लाइन खींचेंगे तो इस लाइन का ऊपर आपका वस्तु रखा हुआ है और इसी लाइन का ऊपर आपका प्रतिबिंब रखा हुआ है, इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा ही, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सीधा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या था, समतल दर्पण के लिए जो है प्रतिबिंब दूरी बराबर हमेशा वस्तु दूरी होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी कैसे होगी, ये चीज मैंने अभी आपको बताया। यानी कि जितनी दूरी पर आप वस्तु को रखेंगे, मैंने आपको बताया अभी कि वस्तु मान लेते हैं अगर यहाँ से आपका 2 मीटर दूरी पर है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब भी जो है यहाँ से आपका 2 मीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ से, यानी कि आपका दर्पण है, तो यहाँ से अगर वस्तु की दूरी आप लेंगे 2 मीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी भी जो है आपका 2 मीटर होगा। अगर यहाँ पर आप लेंगे 3 मीटर, तो प्रतिबिंब दूरी भी आपका जो है 3 मीटर ही होगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी हमेशा वस्तु दूरी की बराबर होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या था, किसी मनुष्य को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी कि कोई भी आदमी को अपना पूरा प्रतिबिंब, पूरा इमेज देखने के लिए उस मनुष्य की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। यदि इससे कम होता है तो वो अपने पूरा प्रतिबिंब को नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको अपना इमेज इस तरह करके देखना है, ठीक है, तो मान लेते हैं आपका जो ऊंचाई है, आपका जो हाइट है वो कितना है, 5 फीट है, तो आपको कम से कम 2.5 यानी कि 2.5 फीट का जो है आपको 2.5 फीट का आपको क्या लेना पड़ेगा, शीशा लेना पड़ेगा। यानी कि आपका जो ऊंचाई है उसका आधा ऊंचाई का आपको लेना पड़ेगा शीशा, तभी जो है आप अपना पूरा प्रतिबिंब को देख सकते हैं। मतलब चीज़ आपको समझ में आ गई। मान लेते हैं आपकी जो लंबाई है, आपकी जो हाइट है वो कितना फीट है, 4 फीट है। ठीक है, तो अगर आपकी लंबाई 4 फीट है ना, तो आपको 2 फीट का जो है शीशा लेना पड़ेगा, दर्पण लेना पड़ेगा, तभी जो है आप अपना प्रतिबिंब, अपना इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं, शीशा में देख सकते हैं। ये आपका कंडीशन है। ठीक है, तो सारा कंडीशन आपको याद हो गया। एग्जाम में आपको समतल दर्पण के बारे में 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल्स में बताया। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो है आपका इंसिडेंट रे है, तो इधर अगर देखिएगा तो देखिए इंसिडेंट रे का मतलब आपतित किरण। ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब परावर्तित किरण। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। और देखिए यहाँ पर आपका आंख है, आंख यहाँ पर है ना, यानी यहाँ से आपको प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका वस्तु रखा हुआ है, प्रतिबिंब हम लोग यहाँ से देखते हैं, और रियल में प्रतिबिंब बना कहाँ पर है, यहाँ पर बना है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, अभिलंब। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है, और अभिलंब का ऊपर आपका प्रतिबिंब बना है और वहीं पे आपका ऊपर में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग सीधा बोलते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपको बोलेगा यहाँ पर आपतित किरण, सॉरी आपतन कोण निकालने के लिए, तो आपतन कोण कैसे निकालेंगे, इस कोण को आप क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और इस कोण को आप बोलेंगे परावर्तन कोण। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कोण आई जो है आपका क्या है, आपतित किरण, और यहाँ पर क्या है आपका ये परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है, समझ में आ गई। इंसिडेंट रे समझ में सब कुछ आपको आ गया। इतना जितना दूरी जो है दर्पण से वस्तु का रहेगा, उतना ही दूरी प्रतिबिंब का रहेगा। जो आकार आपका वस्तु का रहेगा वही आकार आपका प्रतिबिंब का रहेगा। जितनी लंबाई चौड़ाई, यानी कि सब कुछ लगभग बराबर रहेगा। सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये 5 कंडीशन है जो कि 5 नंबर में आपको पूछा था समतल दर्पण के बारे में, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम। देखिए ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है। मैंने आपको यहाँ पर एक फिगर इसीलिए दिया था ताकि आपको समझ में आ गए कि प्रकाश का परावर्तन जो बोला ना यहाँ पर कि ये जो है प्रकाश का परावर्तक सतह होता है। तो परावर्तक सतह कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि देखिए ये आपका परावर्तक सतह है,
इस चित्र को अगर हम लोग घुमा देंगे तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। ठीक है, अगर इस चित्र को हम लोग घुमा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं, पार्श्व व व्युत्क्रम के बारे में। एग्जाम में आपको ये भी पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर का पूछा जाता है, पार्श्व व व्युत्क्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये क्या होता है, तो सिंपली क्या हो जाइएगा, जब आप किसी शीशे के सामने में इस तरह करके खड़ा हो जाइएगा, ठीक है, तो आपका जो दाहिना हाथ है, ये दाहिना हाथ आपका है ना, इधर से देखेंगे तो दाहिना हाथ, जब आप दर्पण की तरफ से देखेंगे, यानी कि मान लेते हैं आप इस तरह करके अगर घूम जाते, तो घूमने के बाद वो आपको लगता है कि ये तो मेरा बायां हाथ है। ठीक है, यानी कि आप मान लेते हैं यहाँ पर खड़ा है, इस हाथ को आप उठाएं तो ये हाथ तो आपका दाहिना है, लेकिन अगर शीशा की तरफ देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, बायां दिख रहा है। ठीक है, बस यही आपका पार्श्व व्युत्क्रम है। मतलब क्या हो गया कि जब आप कोई भी शीशा के सामने खड़ा हो जाइएगा तो आपका जो दाहिना हाथ है वो लगेगा कि वो बायां हाथ है, और जो आपका बायां हाथ है वो लगेगा दाहिना हाथ है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व व्युत्क्रम। चलिए यहाँ पर समझिए, जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, यानी कि जब आप कोई भी दर्पण के सामने क्या हो जाते हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, आपका जो सिर है वो दर्पण में ऊपर की ओर रहता है, आपका जो माथा है, जो सिर है वो दर्पण में कहाँ रहता है, ऊपर की ओर रहता है, और आपका जो पैर है वो दर्पण में नीचे की ओर रहता है। आपका जो पैर है वो दर्पण में कहाँ होता है, नीचे, यानी कि सिर आपका ऊपर और आपका जो पैर है वो नीचे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जब आप अपने दाएं हाथ को ऊपर करेंगे, जब ये यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या किया, अपना दाएं हाथ को जो है ऊपर किया। ठीक है, तो लेकिन जब आप अपने दाएं हाथ को ऊपर करेंगे तब क्या होगा, जब आप अपने दाएं हाथ को ऊपर करेंगे और दर्पण में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका बायां हाथ ऊपर उठ रहा है। समझ में आ गया, यानी कि जब आप अपने दाएं हाथ को ऊपर करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि आपका जो बायां हाथ है वो ऊपर उठ रहा है, और जब आप बायां हाथ को ऊपर करेंगे तो फिर से दर्पण में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दायां हाथ उठ रहा है। मतलब क्या हो गया, अगर ये बायां हाथ को ऊपर करता तो इसको लगता है कि इसका जो है दाहिना हाथ ऊपर में उठ रहा है। ठीक है, बस इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, या फिर जब किसी समतल दर्पण के आगे कोई वस्तु को रखी जाती है तब उस वस्तु का दायां भाग का प्रतिबिंब दर्पण में वस्तु के बाईं ओर बनती है, और तथा प्रतिबिंब का जो दायां भाग होता है वो वस्तु के बाईं ओर दिखाई देती है। इसी घटना को पार्श्व व्युत्क्रम बोलते हैं। तो चाहे आप इसको लिख दीजिए, ये आपका आसान डेफिनेशन है, बिल्कुल आसान है, लगेगा बड़ा लेकिन है बहुत आसान। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए या फिर इसको लिख दीजिए, तो कभी भी एग्जाम में आपको पूछ दे इसके आपको फटाफट लिखना है। ठीक है, तो समतल दर्पण का प्रकृति समझ में आ गया, आपको पार्श्व व्युत्क्रम समझ में आ गया। अब हम लोग अगला पॉइंट पर चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, गोलीय दर्पण पढ़ने से पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि कुछ मुख्य बिंदु को देख लीजिए। इस पॉइंट को अगर आप समझ लिए, ठीक है, तो आपको जो है गोलीय दर्पण फिर पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि ये जो आपका ध्रुव है, ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ये छोटा छोटा टर्म है, इसको अगर आप समझ गए तो फिर जो है आपको पूरा, यानी कि गोलीय दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है बेसिकली, तो गोलीय दर्पण जो है गोला होता है, यानी कि ये जो पूरा गोला है आपका, ये जो पूरा गोला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पूछ दे गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जो है पूरे गोला को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटते हैं। कैसे, एक आपका होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है इसको समझिए। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, अगर बाहरी अगर रंग कर देंगे, ये जो काला आपको दिख रहा है, जो काला कलर दिख रहा है, बाहर का तरफ जो काला कलर दिख रहा है, तो बाहर का तरफ अगर रंग कर देंगे, कोई भी दर्पण में अगर बाहर की ओर रंग कर देंगे, चाहे बाहर इधर कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, अगर बाहर की तरफ अगर रंग करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, और वहीं पर अगर हम लोग अंदर की ओर, अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये आपका जो काला रंग किया हुआ अंदर की ओर है। ठीक है, मान लेते हैं ये गोला लेते हैं, ये गोला लेते हैं, अगर अंदर की ओर हम लोग कहीं भी कलर करेंगे ना, कहीं भी, चाहे यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, तो कहीं भी अगर अंदर की ओर कलर करेंगे तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, और वहीं पे एक और गोला लेंगे और अगर हम लोग बाहर की ओर कलर करेंगे कहीं भी तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। तो ध्यान रखिएगा, कलर यहाँ नहीं, कहीं भी आप कर दीजिए, बाहर की ओर कलर कीजिएगा, बाहर की ओर रंग कीजिएगा तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण, और अंदर की ओर रंग कीजिएगा तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। चीजें आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपका दो दर्पण होता है, ये जो है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, इसको समझ जाइए, फिर आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर दो दर्पण है, पूरे गोले को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण का जो है आपका टोटल दो भाग है, दोनों भाग में आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा भाग है। तो आपका दो भाग है, एक आपका है अवतल दर्पण, यानी कि बाहर की ओर रंग किया हुआ, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और एक हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे हुआ, तो अंदर की ओर जो रंग किया हुआ है, ये जो देखिए आप यहाँ पर रंग जो है कहाँ है, अंदर की ओर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण।
तो आपका एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा कि ध्रुव क्या होता है। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट यही है कि ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव का पॉइंट क्या लिखा है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ध्रुव का जो इंग्लिश होता है वो पोल होता है, इसीलिए हम लोग ध्रुव को हम लोग जो है P से सूचित करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि ध्रुव को हम लोग कैसे सूचित करते हैं तो P से करते हैं। ध्रुव होता क्या है, तो दर्पण के मध्य बिंदु को, मतलब ये जो आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, और ध्रुव को देखिए यहाँ पर P से जो है सूचित किया हुआ है। ठीक है, वहीं पर अगर आप अवतल दर्पण में देखिएगा तो ये जो आपका अवतल दर्पण है, तो इसका मध्य बिंदु यानी कि जो बीच वाला बिंदु होता है वो ये होता है। इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ध्रुव आपको समझ में आ गया, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र मतलब क्या होगा, सिंपली जो हम लोग सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो इसके बीच का केंद्र को क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। बस इसी का नाम फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में हम लोग पढ़ते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो है ये आपका जो है क्या है, ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के बीच में जो इसको खींच दिए 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। फिजिक्स में बोलते हैं अभिलंब, है तो आपका लंब ही, ये भी 90 डिग्री का ही कोण बनाता है सतह के साथ। ठीक है, ये आपका क्या बनाता है 90, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मैथ में यानी कि गणित में बोलते थे लंब, लेकिन फिजिक्स में आकर के, भौतिकी में आकर के इसको बोलते हैं अभिलंब। सेम वैसे ही ये है आपका केंद्र, लेकिन हम लोग फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको पूछ दिया जाए कि वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा डेफिनेशन को, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र को जो है दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको हम लोग C से सूचित करते हैं, C से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ध्रुव को जो है हम लोग P से सूचित करते हैं, और वक्रता केंद्र को जो है यानी कि जहां भी आपका C दिखाई देगा तो आपको समझ जाना है कि ये आपका जो है वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो देखिए ये आपका पूरा क्या गोला है, ये आपका पूरा गोला है, तो गोला के बीच का जो केंद्र होता है, यानी कि ये जो आपका केंद्र होता है, ध्यान से देखिए, मैं कलर को चेंज कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिए। तो ये जो आपका केंद्र होता है, इसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो जब भी आपको प्रश्न पूछा जाए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ये जो बीच वाला केंद्र है, यानी कि ये जो गोलीय दर्पण है, पूरा गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की जो केंद्र होती है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है, यानी कि उस केंद्र का, दर्पण का केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग C से सूचित करते हैं, किससे, C से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वही त्रिज्या तो आप लोग रेडियस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर आपको पूछे त्रिज्या क्या होता है भाई, तो सर्कल यानी कि जो वृत्त होता है, वृत्त के बीच जो सेंटर और जो बाहरी जो सतह को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। बस फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसको हम लोग मैथ में क्या बोलते थे, इसको हम लोग मैथ में बोलते थे त्रिज्या, लेकिन फिजिक्स में आकर के इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका ध्रुव, यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को, बीच वाला जो बिंदु है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके बीच का जो केंद्र होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। और त्रिज्या क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का जो त्रिज्या होता है, या फिर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उस भाग की जो त्रिज्या होती है उसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। आप यहाँ पर डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम लोग R से सूचित करते हैं, स्मॉल r से भी, कैपिटल R से भी। तो अगर आपको पूछ दे कि इसको यानी कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो हम लोग निरूपित करते हैं। निरूपित हो गया, सूचित हो गया, व्यक्त हो गया, ये सभी तीनों जो है एक ही वर्ड है। ठीक है, तो R से हम लोग सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को हम लोग C से सूचित करते हैं, और ध्रुव को जो है हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, और ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या। ये यहाँ से अगर यहाँ के बीच की दूरी को अगर कोई पूछे तो इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यानी कि त्रिज्या तो बराबर होता है ना चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ तो त्रिज्या बराबर होता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या है, अगला पॉइंट है आपका प्रधान अक्ष। अगला क्या है, प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है उस ध्रुव से वक्रता केंद्र को, अब ध्रुव कहां पर है, तो ध्रुव आपका एक यहां पर है और एक आपका ध्रुव यहां पर है। ठीक है, तो अगर आपको
अवतल दर्पण में पूछेगा तो अवतल दर्पण में आपको यहां से लेकर के यहां तक बनाना है, और अगर आपको उत्तल दर्पण में पूछेगा तो उत्तल दर्पण में आपको यहां से लेकर के यहां तक बनाना। ठीक है, तो गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, जैसे कि ये पॉइंट है आपका, और जो आपका ध्रुव होता है, इन दोनों के बीच का जो लाइन होता है, इन दोनों को जो मिलाने वाला जो रेखा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। यानी कि ये जो है आपका क्या है, प्रधान अक्ष है। ये आपका क्या है, प्रधान अक्ष, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि प्रधान अक्ष किसको कहते हैं, तो जो आपका ध्रुव है और जो आपका वक्रता केंद्र है, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका क्या है, फोकस। तो फोकस के बारे में बेसिकली आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। फोकस जो है आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा इस फिगर को। और एक अगला पॉइंट आपका क्या था, फोकस दूरी। ठीक है, तो फोकस और फोकस दूरी, इन दोनों को समझ आइए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसका जो है बाहर की तरफ जो है रंग किया हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। तो अगर यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा तो बाहर की तरफ रंग कहाँ किया हुआ है, देखिए बाहर की तरफ रंग किया हुआ है, ये तो आपका अंदर की ओर है ना। अगर इस गोला को अगर पूरा बनाइएगा, अगर गोला को आप पूरा बनाइएगा, सॉरी थोड़ा मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। देखिए इस गोले को अगर आप इस तरह करके बनाइएगा तो ये आपका अंदर की तरफ रंग किया हुआ है ना। तो अंदर की तरफ रंग किया हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ठीक है, और वहीं पे अगर आप इस गोले को पूरा कीजिए, तो पहले आप इस गोले को पूरा कीजिए। देखिए इस गोले को जब आप इस तरह करके पूरा करेंगे तो देखिए बाहर की तरफ रंग किया हुआ। ठीक है, तो बाहर की तरफ अगर रंग किया हुआ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका अंदर की ओर जब भी आपको इस तरह का फिगर दे दे और ये अंदर में आपको कलर कर दे, तो आपको क्या करना, पहले पूरा गोला को मेकअप करना है। यहाँ मैंने क्या किया, इस गोले को पूरा को मेकअप किया। ठीक है, जब इसको मेकअप किए तो पता चला कि ये जो है अंदर की ओर रंग किया हुआ। ठीक है, जब हम लोगों ने इस गोले को पूरा बनाया तो पता चला कि ये जो रंग है वो बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर अगर रंग किया हुआ रहेगा तो अवतल, और अंदर की ओर रंग किया हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे उत्तल। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब फोकस क्या होता है, सिंपली तो मैंने आपको अभी बताया, ये आपका है वक्रता केंद्र। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। ध्रुव दो होता है, एक आपको उत्तल दर्पण में भी तो ध्रुव होता है ना। तो ये आपका हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो बीच का बिंदु होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। ठीक है, आपको मैं फिगर को थोड़ा इरेज करके समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो आपका वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र जो है आपका यहाँ पर है और ध्रुव आपका यहाँ पर है, तो फोकस कहाँ पर बनेगा, इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर बनेगा। बीच में क्यों, तो इसका मतलब हो गया कि जो ये आपका दूरी है, ये जो आप मान लेते हैं ये दूरी अगर आपका 2 मीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी 2 मीटर होगी, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो ध्रुव और जो फोकस होता है, उन ध्रुव और जो वक्रता केंद्र होता है, उनके बीच में जो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। इधर भी देख लीजिए, ये आपका ध्रुव है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, तो इनके बीच में कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीज कहा जा रहा है कि ये जो है आपका क्या है, इस गोले को जब हम लोग मिलाए, इस गोले को इस तरह करके मिलाए, ठीक है, तो ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसका बीच का जो बिंदु है, ये बिंदु, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। और फोकस को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से। ध्यान रखिएगा, जो बड़ा वाला अक्षर होता है, कैपिटल लेटर होता है एफ, उसी से हम लोग फोकस को सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण में तो इस गोले का जब आप मिलाइएगा, ठीक है, तो ये आपका गोला हो गया और बाहर की तरफ रंग किया हुआ, तो हो गया ये अवतल, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। इसका बीच का जो बिंदु है, इसी को बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, फोकस। तो फोकस आपको समझ में आ गया, वक्रता केंद्र और फोकस का बीच का जो बिंदु होगा, वक्रता केंद्र और फोकस, इन दोनों के बीच का जो बिंदु होगा बीच का, इसी को हम लोग फोकस बोलेंगे। ठीक है, तो फोकस आपको समझ में आ गया। किसी दर्पण का फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। तो ये चीज आप मत समझिए, सिर्फ आप ये समझिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है, उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद काटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोई अगर प्रकाश को यहाँ पर छोड़ेंगे, इस तरह करके छोड़ेंगे, ठीक है, तो प्रकाश पहले आया, आने के बाद शीशा से टकराया, शीशा से टकराने के बाद जो है 100% ये आपका रूल है कि ये फोकस से ही गुजरेगा। ये किधर से गुजरेगा, फोकस से। क्यों गुजरेगा, क्योंकि ये जो है समांतर है। यानी कि समांतर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो इसका बीच का जो दूरी है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है। मतलब अगर आप सिंपल में समझें तो फोकस बिंदु वो मतलब कि फोकस का मतलब सिंपली वही हो गया कि जब हम लोग कोई भी किरण को किसी प्रधान अक्ष तो आपका ये हो गया, ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी किरण को प्रधान अक्ष के समांतर छोड़ेंगे तो वो सबसे पहले दर्पण में जाकर टकराएगा, टकराने के बाद फिर जो है वो फोकस से ही गुजरेगा, इसी को हम लोग फोकस बोलेंगे। या फिर दूसरे शब्द में आपको क्या बोलना है कि वक्रता केंद्र और
ध्रुव के बीच का जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु जो होता है, उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, फोकस आपको समझ में आ गया। अब फोकस दूरी क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो जो आपका फोकस दूरी होता है उसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, और जो आपका फोकस होता है उसको हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, अब फोकस दूरी यहां पर देख लीजिए, अगर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस तो हम लोग को समझ में आ गया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होगा उसको बोलेंगे फोकस। लेकिन फोकस दूरी क्या होता है, तो ये जो आपका फोकस बिंदु है और ये जो आपका ध्रुव है, इसके बीच का जो दूरी है, ये जो आपका दूरी है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। यहां पर भी देख लीजिए आप लोग ध्यान से, तो ये आपका हो गया फोकस, ये हो गया आपका ध्रुव। तो इसका बीच का जो दूरी है, यानी कि ये जो दूरी है आपका, ठीक है, ये जो दूरी है आपका, इस दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल एफ यानी कि छोटा वाला जो एफ होता है उससे सूचित करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछ दिया जाएगा फोकस को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो कैपिटल एफ से, और फोकस दूरी को कैसे सूचित करते हैं, तो स्मॉल एफ से। ठीक है, फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी का मतलब मैंने आपको समझाया कि जो फोकस बिंदु होता है और ध्रुव होता है, इनके बीच का जो दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है, बिल्कुल आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो फोकस दूरी। ठीक है, और आपको आगे पढ़ाएंगे भी कि जो है आपका r बराबर f/2 कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो वक्रता केंद्र है इसको हम लोग r से आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको अभी मत समझिए। तो आपको चीजें समझ में आ गया, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। इसको अगर आप समझ गए तो आने वाला जो आपका चैप्टर मतलब कि जो वीडियो है उसमें आपको जब हम किरण आरेख के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बहुत मजे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो बल्ले बल्ले है आपको फिर पूरा चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए, ये जो है आपका तीसरा वीडियो था। अब पार्ट 4 में जो है, पार्ट 4 में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लीज उसको भी जाके देखिएगा, तभी जो है आपको ये सभी चीज समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उसको प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।